So hello everyone, let's again welcome you all to the session of neoplasia. एक वीडियो neoplasia की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द neoplasia. दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द neoplasia. सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नियोप्लेशिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सारी चीज़ें समझी है, और हम लोगों ने इस टॉपिक पे एंड किया था कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नियोप्लेशिया. ठीक है, कि जिससे हम लोग मेनली जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है और जो बिनाइन ट्यूमर है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते. तो उसमें सबसे पहला था दैट इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ. अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है पेशेंट के अंदर तो उसका जो ग्रोथ है वो उतना ही ज़्यादा रैपिड होगा, उसका डबलिंग टाइम लेस होगा. डबलिंग टाइम मतलब क्या, कि उसका जो ग्रो होने वाली जो स्पीड है, जो टाइम है, वो उसको कम लगेगा, मतलब वो फास्ट ग्रो होगा. उसके अलावा कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो बिनाइन ट्यूमर बताता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बताते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. ग्रॉस फीचर्स, ये डायग्राम जो है इससे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था. अब हम लोगों को आगे बढ़ना है ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जो हम लोगों ने कल नहीं पढ़ा, मतलब जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नहीं देखा था. अभी हम लोग उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, अभी तक में मैंने आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई है. कभी भी आप लोगों को अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर को या बिनाइन ट्यूमर को डायग्नोस करना है तो ग्रोथ रेट इज द सेकेंडरी थिंग टू डायग्नोस. मतलब यू कांट से विद द श्योरिटी कि ग्रोथ रेट जो है वो एक फिक्स प्रोपागेंडा है टू डायग्नोस कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है या वो बिनाइन ट्यूमर है. सिमिलरली जो क्लिनिकल फीचर्स है, इट इज़ नॉट ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एंड ग्रॉस भी इतना नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्प्रेड. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्प्रेड. स्प्रेड मतलब क्या, आइदर इट इज़ फ्रॉम द लोकल इन्वेजन, आइदर इट इज़ फ्रॉम द मेटास्टेसिस. तो ये भी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले देखा जाता है कि अगर ट्यूमर में मेटास्टेसिस है तो वो 110% मैलिग्नेंट ट्यूमर है. सेकेंड देखा जाता है कि अगर ट्यूमर में लोकल इन्वेजन है तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है. अगर उसके अंदर स्प्रेड नहीं है उसके बाद आते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. जब भी कोई ट्यूमर होता है और डॉक्टर अगर रेकमेंड करता है कि उस ट्यूमर की बायोस्कोपी करनी पड़ेगी, बायोस्कोपी करने के बाद उस ट्यूमर के अंदर क्या देखा जाता है, मेनली उस ट्यूमर के अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, ये डिटरमाइन करने के लिए, ये श्योरिटी के लिए कि ये जो ट्यूमर है आइदर इट इज़ बेनाइन और आइदर इट इज़ मैलिग्नेंट. तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग ये समझने वाले हैं कि बायोस्कोपी में, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस में एग्जैक्टली हम लोग क्या चीज़ देखते हैं. एंड सेकेंड इज द स्प्रेड. जो ट्यूमर होता है मेनली मेटास्टेटिक ट्यूमर, मेनली मैलिग्नेंट ट्यूमर. ठीक है, बिनाइन ट्यूमर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिनाइन ट्यूमर तो स्प्रेड ही नहीं करता है ना. स्प्रेड कौन करेगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड करेगा. तो ये स्प्रेड किस तरीके से करता है, व्हाट इज द मेथड ऑफ स्प्रेडिंग द ट्यूमर. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के ऊपर. एक बात इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि जो भी हम लोग माइक्रोस्कोप में देखने वाले हैं, जो भी हम लोग माइक्रोस्कोप में देखने वाले हैं, जो भी हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने वाले हैं, उसका ही दूसरा नाम होता है एनाप्लेशिया. उसका ही दूसरा नाम क्या होता है, एनाप्लेशिया. तो एनाप्लेशिया पे 5 मार्क का शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में. ठीक है, या फिर 10 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द एनाप्लेशिया. एनाप्लेशिया को ही और दूसरा क्या बोला जाता है, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन. अभी मैं आप लोगों को पहले ये समझा देता हूँ व्हाट इज लैक ऑफ डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज एनाप्लेशिया. देखो, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि हम लोगों के पास कंपेयर करना है हम लोगों को सेल्स को. अगर सेल्स जो है वो रिजेंबल कर रहे हैं एक दूसरे से तो उसमें वेल डिफरेंशिएशन है. ठीक है, और अगर कोई सेल है वो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर लैक ऑफ डिफरेंशिएशन. लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू वेरी वेरी वेल. ओके, सो यहाँ पे वी हैव द टिश्यू. टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, नाउ what I see in this particular tissue, this is the tissue, what I see in the particular tissue. जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है टिश्यू की, दैट इज़ द स्क्वायर. जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है सेल की वो भी एक जैसी है. ओके, जो न्यूक्लियस है उस सबके पोजीशंस भी एक एक जगह पे है. ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेल नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल नंबर 1 है, ये मेरा सेल नंबर 1, दिस इज़ माय सेल नंबर 1, और ये मेरा सेल नंबर 2है. तो आई कैन रिजेंबल द सेल नंबर 1 विद द सेल नंबर 2. मैं सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 को रिजेंबल कर सकता हूँ कि ओके सेल नंबर 1 में और सेल नंबर 2 में ज़्यादा फर्क नहीं है. वैसे सेल नंबर 2 और सेल नंबर 3 में भी ज़्यादा फर्क नहीं है. सेल नंबर 3 और सेल नंबर 4 में भी ज़्यादा फर्क नहीं है. मैं माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ अभी ये सब चीज़ें. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज़ द ग्रेट डिफरेंस, इट इज़ अ वेल डिफरेंशिएटेड. हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम उसको रिजेंबल लाइक, ठीक है, कि सब जो है वो सिमिलर दिख रहे हैं. वेल डिफरेंशिएटेड मतलब क्या कि
जो ट्यूमर है वो लेस हार्मफुल है। समझ में आ रही है आपको बात? जो ट्यूमर है वो लेस हार्मफुल है। मतलब ये जो ट्यूमर है, ये पर्टिकुलरली ये जो ट्यूमर है जिसके अंदर मैंने बायोस्कोपी करके निकाला है, और मैं सबसे पहले देख रहा हूँ कि एक सेल से दूसरा सेल किस तरीके से रिजेंबल कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजेंबलेंस आई कैन से दैट दिस इज वेल डिफरेंशिएटेड एंड दिस इज द सेफ ट्यूमर, दिस इज नॉट द हार्मफुल ट्यूमर। और एक बायोस्कोपी में ऐसा है कि मेरा एक सेल ऐसा है, एक सेल ऐसा है, एक सेल ऐसा है, एक ऐसा है। सो इट इज़ नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, रिजेंबलेंस नहीं है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी बदल गई सेल्स की। यहाँ पे न्यूक्लियस इतना छोटा, यहाँ पे न्यूक्लियस इतना बड़ा है। तो यहाँ के न्यूक्लियस में और यहाँ के न्यूक्लियस के अंदर कोई रेजेंबलेंस भी नहीं है। मतलब आई कांट डिफ्रेंशिएट दिस सेल विद दिस सेल। तो यहाँ पे दोनों के बीच में रेजेंबलेंस नहीं है। तो यहाँ पे वी कैन से इट इज़ अ लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन। कैन आई से कि इट इज़ अ लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन? यहाँ पे मैं चीज़ें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट द थिंग्स, यहाँ पे इट्स वेल डिफ्रेंशिएटेड, यहाँ पे आई कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट। बट यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा सेल नॉर्मल है। अभी देखो ये सेल जो है, इसका जो शेप है ये बिल्कुल अपोजिट है ये सेल के। तो इट इज़ लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन, इट इज़ लैक ऑफ रिजेंबलेंस। तो लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन को ही हम लोग दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? एनाप्लेशिया। और एनाप्लेशिया टर्म अगर आपके दिमाग में आया, पहली चीज़ क्या आनी चाहिए? एनाप्लेशिया। मतलब यहाँ पे बात हो रही है नियोप्लाज्म के। नियोप्लाज्म मतलब क्या, मैं लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। नियोप्लाज्म मतलब ट्यूमर। तो ट्यूमर का यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है। और जो फीचर्स हमको दिखेंगे वो सारे के सारे फीचर्स किसके रहेंगे? एनाप्लाज्म के रहेंगे। समझ में आया? और एनाप्लाज्म का मतलब ही क्या होता है? लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। और लैक ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी अगर मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बताऊँ, और यू कैन सी दिस डायग्राम, यू कैन सी दिस डायग्राम। ओके, सो इस टिश्यू में देखो, नाउ दिस इज द नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यू। इस टिश्यू में देखो, यहाँ पे जो रिजेंबलेंस है सेल का वो बिल्कुल एक जैसा है। मतलब ये वेल डिफरेंशिएटेड है, वेल डिफरेंशिएटेड है। सारे के सारे सेल्स मुझे एक जैसे दिख रहे हैं। कैन आई से कि सारे के सारे सेल्स मुझे एक जैसे दिख रहे हैं? मतलब क्या है कि इट इज़ जस्ट अ मेटाप्लेशिया। हो सकता है मेटाप्ले यहाँ पे दिया है नाम, बट यहाँ पे वी कैन से दैट इट इज़ वेल डिफरेंशिएटेड। ठीक है, इट इज़ वेल डिफरेंशिएटेड। तो अभी ये देखो, ये वाला केस देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो सेल है इनका जो शेप है, ये जो है ये नॉर्मल सेल से रिजेंबल कर ही नहीं रहे। नॉर्मल सेल्स मतलब यहाँ पे जो सेल्स है वो आड़े टेढ़े दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे प्रॉपर रिजेंबलेंस, प्रॉपर डिफरेंशिएशन है ही नहीं। सो इट इज़ कॉल्ड एज एनाप्लेशिया, इट इज़ कॉल्ड एज एनाप्लेशिया। क्लियर? आपको अभी के लिए इतना अगर समझ में आया है तो लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। सो वे वी आर ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर में बताना था, जो कंटिन्यू करना था, वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ ग्रोथ। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हम लोग बता सके कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है या बिनाइन ट्यूमर है। ऑन द बेसिस ऑफ सम क्लिनिकल फीचर्स हम लोग बता सके कि बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रॉस वी कैन से दैट इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर और द मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिसाइड कर ली है। अब कौन सा पॉइंट आने वाला है? अब माइक्रोस्कोपी का पॉइंट आने वाला है। लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ के अंदर कुछ मिसिंग था लास्ट लेक्चर में, जो मैं इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को जनरलाइज में तो बता दिया कि बेनाइन ट्यूमर जो है उसका जो ग्रोथ रेट है वो कम रहेगा, और मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसका ग्रोथ रेट वो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नाउ द ग्रोथ रेट के अंदर मेनली इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? एक तो आता है आपका सेल प्रोडक्शन, मतलब माइटोसिस। अगर माइटोसिस आपका कहीं ज़्यादा हो रहा है, मतलब क्या है? वो मेलिग्नेंट ट्यूमर है। क्योंकि माइटोसिस ज़्यादा हो रहा है, सेल विल फ्रीक्वेंटली डिवाइड, और फ्रीक्वेंटली डिवाइड करने से वी कैन प्रेडिक्ट दैट यस ये सेल जो है इसके अंदर मेलिग्नेंसी है, ये मेटास्टैटिक ट्यूमर है, क्योंकि ये ग्रो फास्ट कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा कुछ सेल जो है जो एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं, इट विल बी रिमेन इन द रेप्लिकेटिंग पोल। रेप्लिकेटिंग पोल मतलब क्या? कि कुछ ट्यूमर्स जो है वो ऐसे है जिसके अंदर जो सेल है वो रेप्लिकेटिंग पूल में रिमेन हो जाते हैं, एबनॉर्मल माइटोसिस करते रहते हैं कंटिन्यूसली, उसका कभी स्टॉप नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर म्यूटेशन हुआ होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बता दिया। तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे? अल्टीमेटली वो डिवाइड करते रहेंगे, वो ट्यूमर बन जाएगा। और कहीं पे बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि देयर इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर ट्यूमर में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी एक चीज़ तो ये हो गई। सेकेंड चीज़ ये है कि ग्रोथ जो है वो डिफरेंशिएशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर और ग्रोथ के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। अभी डिफरेंशिएशन क्या होता है? जस्ट अभी मैंने आपको जो चीज़ एक्सप्लेन की। ठीक है, कोई भी सेल है वो एक दूसरे से अगर अच्छे से रिजेंबल कर रहा है, इट इज़ वेल डिफरेंशिएटेड। कोई भी सेल है अगर वो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं कर रहे, एक जैसे नहीं दिख रहे हमको दिखने में, तो वो क्या है? हमारे वो जो सेल है पर्टिकुलरली, हमारे वो जो टिश्यू है पर्टिकुलरली हमारा,
वो कैसा है, वो लैक ऑफ डिफ्रेंशिएटेड है। तो अब जितना अच्छा डिफ्रेंशिएशन होगा उतना ग्रोथ जो है वो कैसी होंगी, जितना अच्छा डिफ्रेंशिएशन होगा उतनी ग्रोथ कम होंगी। तो वेल डिफ्रेंशिएटेड है तो ग्रोथ कम है, मतलब कोई भी ट्यूमर में अगर ग्रोथ कम है तो वी कैन से दैट दिस ट्यूमर इज नॉट हार्मफुल, दिस ट्यूमर इज सेफ। और अगर डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन पुअर है, मतलब एनाप्लेशिया है, मैंने बताया था ना, डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन पुअर हो या लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन हो, इट इज ओनली कॉल्ड एज द एनाप्लेशिया, ज़्यादा फर्क नहीं है, तो उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा रहेंगी, वो हार्मफुल ट्यूमर है। ठीक है, वो हार्मफुल ट्यूमर है, ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी। ये बात अभी फिर से आगे रिपीट होने वाली है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझ के रहो। ठीक है, ग्रोथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन से। जितना डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन पुअर है उतना ग्रोथ अच्छी रहेगी। ठीक है, जितना डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा उतनी ग्रोथ ज़्यादा। डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन जितना ज़्यादा, मतलब जितना लैक करेगा एक सेल को दूसरे सेल से रिजेंबल करने में, उतनी ग्रोथ ज़्यादा। ठीक है, और जितना रिजेंबलेंस जो है वो इजीली हो जा रहा है, डिफरेंशिएशन इजीली हो जा रहा है, तो वहाँ पे उतनी ग्रोथ कम होती है। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्यूमर एंजियोजेनेसिस। अभी कोई भी ट्यूमर है जिसको ग्रो होना है, ठीक है, तो उसके पैरेन्काइमल सेल्स को अगर ग्रो होना है तो क्या चाहिए उसको, दे माइट बी हैव द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अभी ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, ऑब्वियसली दिस न्यूट्रिएंट्स विल प्रोवाइडेड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स कैसे बनेंगी, ब्लड वेसल्स को बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है, एंजियोजेनेसिस। व्हाट इज मीन बाय एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड वेसल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल। सो वॉट एवर द ब्लड वेसल विच इज प्री एग्जिस्टेंट, उससे न्यू ब्लड वेसल का फॉर्म होना, दैट इज एंजियोजेनेसिस। और ट्यूमर के केस में अगर ट्यूमर के आसपास कोई ब्लड वेसल बन रही है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्यूमर, इट इज कॉल्ड एज द ट्यूमर एंजियोजेनेसिस। इस पर्टिकुलर पैरेन्काइमल सेल्स, अभी ये ट्यूमर है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स है इसके अंदर। अभी ये ट्यूमर के अंदर यहाँ पे एक वेसल बन गई, एक ब्लड वेसल बन गई, जो क्या कर रही है, ब्लड लेके आ रही है और इस ट्यूमर के सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो जो ब्लड वेसल का बनना है, इट इज कॉल्ड एज ट्यूमर एंजियोजेनेसिस। क्लियर, ये जो ब्लड वेसल का बनना है जो कि ये सेल को आगे नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी और ये सेल को हेल्प करेंगी टू ग्रो फास्टर, दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूमर एंजियोजेनेसिस। ओके, अगर ब्लड वेसल नहीं बनती तो देयर इज अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। जो ट्यूमर सेल है, मतलब जो पैरेन्काइमल सेल है, उसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रिएंट का लैक हो जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल नेक्रोसिस। वो पर्टिकुलर ट्यूमर जो है वहाँ पे डेथ हो जाएगा। अगर ट्यूमर एंजियोजेनेसिस प्रॉपर नहीं होता है तो ट्यूमर विल हैव द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई है ही नहीं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई पहुँच ही नहीं रही है, तो अल्टीमेटली देर इज अ नेक्रोसिस, एंड दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल नेक्रोसिस। दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल नेक्रोसिस। द नेक्स्ट इज स्ट्रोमा। अभी स्ट्रोमा क्या है, जो पैरेन्काइमल सेल्स को बैकग्राउंड, अभी ये सारे टर्म्स जो है ना मैंने पहले लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। पहला लेक्चर नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो, तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, पैरेन्काइमल सेल्स जो है वो मेन सेल्स है, स्ट्रोमा जो है वो सपोर्ट है पैरेन्काइमल सेल्स का। समझ में आया। तो अगर कोई ऐसा केस है जिसमें पैरेन्काइमल सेल्स मुझे कम दिख रहे हैं लेकिन स्ट्रोमा ज़्यादा है, ये केस के अंदर हम लोग इसको कहेंगे डेस्मोप्लेशिया। what we can say, desmoplegia. In which condition we can see the desmoplegia, जहाँ पे पैरेन्काइमल सेल्स कम है और स्ट्रोमा ज़्यादा है। वहाँ पे उल्टा कर लो, अगर पैरेन्काइमल सेल्स ज़्यादा हो गया, स्ट्रोमा जो है वो कम है, तो इट इज कॉल्ड एज अ मेडुलरी ट्यूमर, जैसे कि मेडुलरी कार्सिनोमा इज द एग्जाम्पल ऑफ मेडुलरी ट्यूमर। तो सेंट्रल नेक्रोसिस, अभी ये स्लाइड में हम लोगों को क्या क्या समझ में आया है कि भाई ट्यूमर एंजियोजेनेसिस मतलब क्या, कि एनजीओ मतलब क्या, ब्लड वेसल्स, और जेनेसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंड ट्यूमर एंजियोजेनेसिस मतलब क्या, कि जो पर्टिकुलर ट्यूमर है, जो पर्टिकुलर ट्यूमर के पैरेन्काइमल सेल्स है, उनके पास क्या हो जाए, जो है वो ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूमर एंजियोजेनेसिस। फॉर पर्पस ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट। जब तक नरिशमेंट नहीं मिलेगा सेल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर नरिशमेंट लैक हुआ तो सेंट्रल नेक्रोसिस हो जाएगा। तो व्हाट इज सेंट्रल नेक्रोसिस, समझ में आया। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों ने स्लाइड में पढ़ी हुई है, दैट इज पैरेन्काइमल सेल ज्यादा है, स्ट्रोमा कम है, डेस्मोप्लेशिया। स्ट्रोमा ज्यादा है, स्ट्रोमा ज्यादा है, पैरेन्काइमल सेल्स कम है, डेस्मोप्लेशिया। आई एम सॉरी, स्ट्रोमा ज्यादा है, पैरेन्काइमल सेल्स कम है, डेस्मोप्लेशिया। और पैरेन्काइमल सेल्स ज्यादा है, स्ट्रोमा कम है, मेडुलरी ट्यूमर, इट इज कॉल्ड एज अ मेडुलरी ट्यूमर। फॉर एग्जांपल ऑफ मेडुलरी ट्यूमर इज मेडुलरी कार्सिनोमा। तो यहाँ तक समझ में आई चीज़ें, पैरेन्काइमल सेल्स कम, स्ट्रोमा ज़्यादा, डेस्मोप्लेशिया। पैरेन्काइमल सेल्स ज़्यादा, स्ट्रोमा कम, मेडुलरी ट्यूमर। ओके, अब आते हैं इन्फ्लामेशन पे। देखो, ट्यूमर सेल्स जो है वो नॉर्मल सेल्स बॉडी के नहीं है, तो बॉडी को हमेशा ऐसा डिज़ायर रहेगा कि इस सेल को एलिमिनेट करना है, इस सेल को ख़त्म करना है, इसीलिए इन्फ्लामेशन होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिमुलाई ना। अभी यहाँ पे एक रॉन्ग स्टिमुलाई जा रहा है, ट्यूमर जो है वो
नॉर्मल सेल नहीं है, इन सेल को खत्म करना है, तो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बॉडी बताएंगी, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे कैंसर्स के अंदर अल्सरेशंस हो जाएंगे, समझ में आया। तो इस तरीके से इट इज़ शोइंग कि बेसिकली अल्सरेशन हो गए तो इट इज़ इन्फ्लामेशन। अभी इन्फ्लामेशन जो है वो मेनली एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। अगर कोई भी कैंसर है, कैंसर का ट्यूमर है, उसके साथ अल्सरेशन आ रहा है तो इट इज़ अ एक्यूट इन्फ्लामेशन, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा कोई तो भी ट्यूमर है और इसके आसपास मेरा अल्सर है, तो ये पूरा मेरा अल्सर है। तो ये अल्सर क्यों हुआ है, ये अल्सर हुआ इसीलिए है, और यहाँ पे आसपास पूरा इन्फ्लामेशन, क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रोफिल्स मेरे ये ट्यूमर सेल्स के पास आ गए फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग दिस ट्यूमर सेल, इस ट्यूमर सेल को मुझे मारना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पस जमा हो जाएगा, अल्सरेशन हो जाएगा, एंड इट विल बी इन्फ्लाम्ड, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्यूट इन्फ्लामेशन इन द केस ऑफ द ट्यूमर। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन मतलब क्या, इट इज कॉज मेनली ड्यू टू द सेल मीडिएटेड इम्यूनोलॉजी। सेल मीडिएटेड इम्यूनोलॉजी मतलब क्या, जहाँ पे टी लिम्फोसाइड इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी की, तो वहाँ पे बी लिम्फोसाइड इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे भी हम बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, वहाँ पे टी लिम्फोसाइड। तो अभी इस केस में यहाँ पे टी लिम्फोसाइड इन्वॉल्व है विच विल बी डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल्स। मतलब क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इफ इन्वॉल्व इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। यहाँ पे हमको कोई भी अल्सरेशन देखने नहीं मिलते विद द कैंसर सेल, इन दिस केस वेर देर इज अ नो अल्सरेशन अलॉन्ग विद द कैंसर सेल्स। मतलब यहाँ पे आपको ट्यूमर हुआ, लेकिन ट्यूमर होने के बाद आपको कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं दिख रहा, आपको कोई भी अल्सरेशन नहीं दिख रहा, तो बैकअप में क्रोनिक इन्फ्लामेशन होते रहता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन वाला केस है। और अगर कोई कैंसर ट्यूमर होता है, उसके आसपास अल्सर हो गया है और इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस ऑफ द कैंसर फॉर पर्टिकुलर दैट ट्यूमर्स फॉर पर्टिकुलरली किस तरीके से प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होगा, दैट इज द इन्फ्लामेशन रिएक्शन। और सेकेंड, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्यूमर एंजियोजेनेसिस, और स्ट्रोमा और पैरेन्काइमा का जो अमाउंट है, उसके बेसिस पे क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं। नाउ लेट्स शिफ्ट इट टू द माइक्रोस्कोपी, ठीक है, जो आज के लेक्चर में हम लोगों को शुरू करना था, ठीक है। माइक्रोस्कोपी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टू डिटरमाइन कि आइदर जो सेल है वो मैलिग्नेंट है, आइदर जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट है या वो बिनाइन है, ठीक है। तो लैक ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर प्रेजेंस ऑफ एनाप्लीशिया एक ही बात है। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब एक्चुअली होता क्या है ना, देयर इज सम स्टेजेस, कैंसर डायरेक्ट नहीं होता, देर आर सम स्टेजेस, वो स्टेजेस फॉलो होते हैं। जैसे ये नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स है, कौन से एपिथेलियल सेल्स है, ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स है। व्हाट वी सी इन दिस डायग्राम, ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स है। तो कॉलमनार एपिथेलियल सेल से ये क्या बन गए, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स बन गए। ये जो है ये स्क्वामस एपिथेलियल, इसीलिए ये एक अडल्ट सेल, जो एक मैच्योर सेल है, वो एक दूसरे अदर मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसका टाइप बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉलमनार है, यहाँ पे स्क्वामस है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मेटाप्लेशिया। और यहाँ पे बना क्या, कॉलमनार सेल से स्क्वामस सेल बना, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला है, इसलिए हम लोगों ने इसको बोला है स्क्वामस मेटाप्लेशिया। और फिर स्क्वामस मेटाप्लेशिया के बाद ये है, ये वाली जो स्टेज है, ये वाली जो स्टेज है, इट इज कॉल्ड एज द एनाप्लेशिया। एनाप्लेशिया मतलब लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी यहाँ पे ये जो सेल है, इसको ये सेल से आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, देयर इज अ पुअर डिफरेंशिएशन, दैट इज लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। और जितना डिफरेंशिएशन पुअर रहेगा उतना ग्रोथ ज़्यादा होगा, जो मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में बताया। डिफरेंशिएशन पुअर, ग्रोथ ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफरेंशिएशन अच्छा, ग्रोथ कम रहेगा। डिफरेंशिएशन अगर आप लोग कर पा रहे हो सेल्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल ये सेल जो है वो सारे के सारे एक जैसे रिजेंबल कर रहे हैं, मतलब ये जो ट्यूमर है पर्टिकुलरली, या ये जो सेल मैंने लिए हैं, अभी ये तो नॉर्मल सेल है, ठीक है, बट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ये जो ट्यूमर मैंने लिया है, इसमें मेरे सेल सारे के सारे प्रॉपरली रिजेंबल कर रहे हैं, दैट मीन दिस इज द सेफ ट्यूमर। यहाँ पे ग्रोथ भी जो है वो नॉर्मल रहेंगी, स्लो रहेंगी। बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन लैक कर रहा है, यहाँ पे एनाप्लेशिया है, ठीक है। और एनाप्लेशिया है, इसी वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ है वो भी रैपिड रहेंगी, और ये हार्मफुल ट्यूमर है। अभी सर मुझे समझ में यहाँ पे आया नहीं है कि मैंने माइक्रोस्कोप में देख तो लिया कि ये रिजेंबल नहीं कर रहे प्रॉपरली, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फीचर, बट इसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली 10 फीचर्स, 8 से 10 फीचर्स है एनाप्लेशिया के, जो हम लोगों को पता होना चाहिए। और उस फीचर्स को देख के हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये ट्यूमर जो है वो मैलिग्नेंट है या जो है वो बिनाइन है। इसीलिए कोई भी ट्यूमर होता है और अगर वो फास्ट ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए डॉक्टर्स जो है वो बायोस्कोपी की सजेशन देते हैं कि वंस यू बायोस्कोप अगर होता है वो पर्टिकुलर ट्यूमर का, तो उसको एग्जामिन करना होता है।
अगर उसमें ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखने होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, अगर ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक फीचर्स प्रेजेंट है, मतलब लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन है, मतलब एनाप्लेशिया है, मतलब वो ट्यूमर जो है वो कैंसेरियस है, मैलिग्नेंट है। इतना समझ में आया? लेट्स स्टार्ट विद द 10 फीचर्स जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला आता है बेजल पोलैरिटी। बेजल पोलैरिटी अगर नॉर्मली कैसी होती है, आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हो जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, दिस वन। तो बेजल पोलैरिटी मतलब क्या, कि जो न्यूक्लियस है वो सेल के बेस पे है। ठीक है, ये न्यूक्लियस सेल के बेस पे, ये न्यूक्लियस सेल के बेस पे, ये न्यूक्लियस सेल, मतलब दिस इज द बेसल पोलैरिटी। ये नॉर्मल सेल में दिखेगा, बट यू कैन सी दिस, यहाँ पे ये न्यूक्लियस का लोकेशन डिफरेंट हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस का लोकेशन डिफरेंट हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस का लोकेशन डिफरेंट हो गया, मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी। तो पहला फीचर क्या है, नेगेटिव इन द मैलिग्नेंट एंड प्रेजेंट इन द बेनाइन। ये जो बेजल पोलैरिटी है ये बिनाइन ट्यूमर में प्रेजेंट रहेंगी, और ये बेजल पोलैरिटी लॉस किस में हो जाएंगी, मैलिग्नेंट ट्यूमर में। पहला डायग्नोसिस हो गया। पहला डायग्नोस्टिक फीचर क्या है, बेजल पोलैरिटी। बेजल पोलैरिटी मुझे कहाँ पे देखने मिलेंगी, ये जो ऊपर वाली चीज़ जो बताई मैंने आप लोगों को, ये जो ऊपर वाली चीज़ है यही मेरी बेजल पोलैरिटी, ये वाली जो है ये बेजल पोलैरिटी, ये मुझे कहाँ देखने मिलेंगी, ये मुझे बिनाइन ट्यूमर में देखने मिलेंगी। और ये नीचे क्या है, लॉस ऑफ बेजल पोलैरिटी, ये मुझे कहाँ देखने मिलेंगी, मैलिग्नेंट ट्यूमर में देखने मिलेंगी। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि अनइक्वल एंड नॉट प्रॉपर अरेंजमेंट इन द साइज ऑफ द सेल्स। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म कब होता है, अभी फॉर एग्जांपल ये सेल्स है, ये प्रॉपरली अरेंज है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सेल्स प्रॉपरली अरेंज है, तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म नेगेटिव है। लेकिन अगर कोई ऐसा सेल है जहाँ पे कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, मतलब सेल के साइज प्रॉपर नहीं है, ठीक है, कोई बड़ा सेल है, कोई चौड़ा है, कोई लंबा है, कोई शॉर्ट है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म, अब आप खुद आइडिया लगा लो, पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली मैलिग्नेंट ट्यूमर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो बिनाइन में नेगेटिव आता है। आप देख सकते हो कि जो सेल का शेप है प्रॉपरली वो इक्वल इक्वल है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो मैलिग्नेंसी दिख रही है हम लोगों को, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म आपको दिखने मिलता है। जो नेक्स्ट फीचर है वो एनसी रेशो। एनसी रेशो जो है बिनाइन ट्यूमर के अंदर लो होता है जनरली, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर हाई होता है। एनसी रेशो का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सेल है, इसमें ये पूरा के पूरा बैकअप में साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो है वो नॉर्मली क्या है, लो होता है, मतलब n/c। तो न्यूक्लियस का साइज ज़्यादा है, साइटोप्लाज्म का साइज कम है, तो बेसिकली यहाँ पे n/c रेशो ज़्यादा हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। बट अगर न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तो यहाँ पे ये लो होता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक मैथ्स। तो अभी जनरल सेल में क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरल सेल, तो साइटोप्लाज्म जो है मेनली वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इतना सा है बस, तो न्यूक्लियस जो है वो कम है और साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, मतलब n/c रेशो क्या है, नॉर्मल लो है। लो है क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है ना, तो n/c रेशो क्या आएगा, लो आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर सेल है इसमें n/c का जो रेशो है वो लो है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बिनाइन ट्यूमर का। लेकिन अगर मैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस का साइज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म बढ़ गया। तो न्यूक्लियस अगर बढ़ गया और साइटोप्लाज्म कम हो गया तो अल्टीमेटली ये वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली है। तो बिनाइन ट्यूमर में n/c रेशो कम आता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में n/c रेशो बढ़ के आता है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अभी आते हैं एन आइसोन्यूक्लियोसिस। अभी टर्म सोचो आप लोग, ये टर्म क्या बोलता है, एन मतलब नो, आइसो मतलब इक्वल, एंड न्यूक्लियोसिस मतलब न्यूक्लियस। मतलब क्या, कि न्यूक्लियस एक दूसरे सेल में भी इक्वल साइज के नहीं है, मतलब एक तरीके से न्यूक्लियस में पॉलीमॉर्फिज्म है। अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस का साइज है वही न्यूक्लियस का साइज ये सेल में भी है, वही न्यूक्लियस का साइज ये सेल में भी है, मतलब ये बिनाइन ट्यूमर है, ये नॉर्मल ट्यूमर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, ये एक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस इतना छोटा, यहाँ पे न्यूक्लियस इतना बड़ा, यहाँ पे बिल्कुल एक डॉट जितना, यहाँ पे ऐसे लंबा, मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है वो भी सेल के अंदर प्रॉपरली अरेंज नहीं है। एन आइसोन्यूक्लियोसिस, दिस इज ऑल्सो द फीचर ऑफ, दिस इज ऑल्सो द फीचर ऑफ द मेलिग्नेंट ट्यूमर। उसके बाद आता है हाइपरक्रोमेसिटी। हाइपरक्रोमेसिटी मतलब न्यूक्लियस जनरली डार्किश पिंक कलर का हो जाएगा, उसके अंदर जो कलर है वो बढ़ जाएगा। क्रोमैटिन मतलब क्या, कलर, और हाइपर मतलब ज़्यादा, तो कलर बढ़ जाएगा। बिनाइन ट्यूमर के अंदर जनरली ये नॉर्मल होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर ये ज़्यादा आता है। तो नेगेटिव बिनाइन ट्यूमर में होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर नॉर्मल सेल,
दिस इज योर न्यूक्लियस, उसके अंदर का एक सेल होता है, दैट इज कॉल्ड एज, सेल नहीं होता, एक पर्टिकुलर चीज़ होती है न्यूक्लियस के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलाई। तो न्यूक्लियोलाई बिनाइन ट्यूमर में एब्सेंट रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और मेलिग्नेंट ट्यूमर में ये न्यूक्लियोलाइट प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आता है माइटोसिस। तो माइटोसिस अभी बेसिक सी बात है, पढ़ती आ रहे हैं, अभी हम लोगों ने ग्रोथ फैक्टर पढ़ा कि बिनाइन ट्यूमर में भाई माइटोसिस एब्सेंट नहीं होगा लेकिन नॉर्मल माइटोसिस, ज़्यादा एक्सेस, क्योंकि ज़्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर माइटोसिस जो है बहुत ज़्यादा है, माइटोसिस बहुत ज़्यादा है मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर, ठीक है। और जाइंट ट्यूमर सेल्स के अंदर, मतलब मेलिग्नेंट ट्यूमर में ये जाइंट सेल्स प्रेजेंट होंगे, बिनाइन ट्यूमर में जाइंट सेल्स भी एब्सेंट होंगे। तो ये टोटल 8 फीचर्स है एनाप्लेशिया के जो हम लोगों को पता होने चाहिए। कौन से फीचर्स है? बेजल पोलैरिटी अगर लॉस्ट है तो मेलिग्नेंट ट्यूमर, पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है मेलिग्नेंट ट्यूमर, N/C रेशो ज़्यादा है मेलिग्नेंट ट्यूमर, एन आइसोन्यूक्लियोसिस अगर प्रेजेंट है मेलिग्नेंट ट्यूमर, हाइपोक्रोमेसिटी अगर है मेलिग्नेंट ट्यूमर, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है मेलिग्नेंट ट्यूमर, माइटोसिस ज़्यादा है मेलिग्नेंट ट्यूमर, जाइंट ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट है तो मेलिग्नेंट ट्यूमर। माइक्रोस्कोपी के केस में फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसको कोई ट्यूमर हुआ तो उसकी उसको इसकी बायोस्कोपी करके माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग जो फीचर्स ऑब्जर्व करने वाले हैं वो यही 8 फीचर्स है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिस्टिंग किए हुए हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन of the tumor of the neoplasm. It is also called as anaplasia and it is only called as the lack of differentiation. लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। एनाप्लेजिया के ये 8 फीचर्स है, यही के यही माइक्रोस्कोपिक फीचर्स भी है जब कभी न्यूप्लाज्म की बायोस्कोपी की जाती है। तो अब ये वाली चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने सारे फीचर्स बताए हुए हैं, जैसे कि बेजल पोलैरिटी बिनाइन ट्यूमर में प्रेजेंट रहेंगी, मेलिग्नेंट ट्यूमर में इट विल बी एब्सेंट। रेड मार्क है ना, रेड मार्क है दैट मीन्स एब्सेंट, ग्रीन मार्क है दैट मीन्स प्रेजेंट, एंड रेड मार्क है दैट मीन्स एब्सेंट, ओके। सो मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर बेसल पोलैरिटी लॉस रहेगी, ठीक है, वहाँ पे ही बिनाइन ट्यूमर में इट इज प्रेजेंट। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो बिनाइन ट्यूमर में नहीं रहेगा क्योंकि रेड मार्क है। ग्रीन मार्क मतलब क्या कि मेलिग्नेंट ट्यूमर में पॉलीमॉर्फिज्म देखने मिलता है। N/C रेशो, क्योंकि देखो C जो है वो ज़्यादा है, N कम है किसमें, बिनाइन ट्यूमर में, तो रेशो भी कम आएगा। और मेलिग्नेंट ट्यूमर में C कम हो जाएगा, N ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अगर न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया डिनोमिनेटर से, सो रेशो भी बढ़ जाएगी, दैट इज इन द मेलिग्नेंट ट्यूमर। N आइसोन्यूक्लियोसिस जो कि बिनाइन में नहीं देखने मिलेगा, अगेन इट विल बी सीन इन द मेलिग्नेंट ट्यूमर। हाइपरक्रोमेसिटी अगेन बिनाइन में नहीं देखने मिलती है, मेलिग्नेंसी में देखने मिलता है, ठीक है। न्यूक्लियोलाइट जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है? जी बिल्कुल, इसमें बिनाइन ट्यूमर में एब्सेंट है और मेलिग्नेंट ट्यूमर में प्रेजेंट है। जाइंट सेल्स भी बिनाइन ट्यूमर में एब्सेंट है, मेलिग्नेंट ट्यूमर में प्रेजेंट है। माइटोटिक डिवीजन भी जो बिनाइन ट्यूमर है उसमें एब्सेंट है और जो आपके मेलिग्नेंट ट्यूमर्स है उसके अंदर प्रेजेंट है। अभी आप लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। दिस इज द 2 सेल्स, ये जो सेल है ये बिनाइन ट्यूमर वाला सेल है, ये जो सेल है ये बिनाइन ट्यूमर वाला सेल है, ये जो सेल है ये मेलिग्नेंट ट्यूमर वाला सेल है। देखो इस सेल के अंदर बेसल पोलैरिटी भी है, पॉलीमॉर्फिज्म एब्सेंट है, N/C रेशियो नॉर्मल है, N आइसोन्यूक्लियोसिस नहीं है, हाइपरक्रोमेसिटी नहीं है। ये देखो ये जो कलर है ना न्यूक्लियस का बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का है, बट यहाँ पे न्यूक्लियस के कलर डार्क ब्लू हो जाएंगे। उसके अलावा न्यूक्लियोलाइट भी नहीं होता, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर मैं जूम करूँ तो ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलाइट, ठीक है। फिर जाइंट सेल्स भी इसमें प्रेजेंट नहीं, इसमें प्रेजेंट है, और माइटोटिक एक्शंस भी इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। तो दीज आर द बेसिक डिफ्रेंसिएशन। तो ये जो है ये सेल है बिनाइन ट्यूमर वाला, ये जो है ये सेल है आपके मेलिग्नेंट ट्यूमर वाला। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब यहाँ पे देखो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, अब यू कैन बिल्कुल सी द बिनाइन ट्यूमर की हम बात नहीं करेंगे कि बिनाइन ट्यूमर हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया है, बिनाइन ट्यूमर सब कुछ नॉर्मल ही है। लेट्स ऑब्जर्व द मेलिग्नेंट ट्यूमर। यू कैन सी कि जो भी आपका सेल है उसमें ये देखो ये स्पिंडल फाइबर्स है, दिस इज कॉल्ड एज द स्पिंडल फाइबर्स। ये जो ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ ये सेल है, इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स है, मतलब क्या ये माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। तो स्पिंडल फाइबर्स अगर प्रेजेंट है इट विल डिनोट दैट इट विल डू द माइटोटिक डिवीजन, मतलब माइटोसिस इसमें है, इट इज द मेलिग्नेंट ट्यूमर। यू कैन सी जो हाइपरक्रोमेसिटी दिख रही है कंपेयर टू दिस कलर्स, ये वाले न्यूक्लियस में हाइपरक्रोमेसिटी है, तो इट इज़ हाइपरक्रोमेसिटी, ठीक है। उसके अलावा देखो ये अलग अलग, ये सेल के जो साइज़ है सबके सब अलग अलग है, अलग अलग शेप और साइज़ के है ना, इट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। ये देखो एक बड़ा सा सेल आ गया बीच में, एक बड़ा सा सेल बीच में आ गया, दैट मीन्स द जाइंट सेल इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस, ये जो पिंक कलर से ये सेल है, फिर अंदर पर्पल कलर का न्यूक्लियस है, उसके अंदर और एक छोटा सा मैंने एक छोटा सा चीज़ बनाया दैट इज न्यूक्लियोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलाइट भी प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे फीचर्स हम लोगों को ये माइक्रोस्कोपी में, दिस इज द मेलिग्नेंट ट्यूमर, समझ में आया। तो ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दिस इज द मेलिग्नेंट। आई होप कि माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो बिनाइन ट्यूमर में और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। एक फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ,
अगर मेरा ट्यूमर इस तरीके से दिख रहा है, जहाँ पे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है, न्यूक्लियस मेरे एक दूसरे सेल से रिजेंबल कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म मेरे एक दूसरे सेल से रिजेंबल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वेल डिफ्रेंसिएशन है, ये ट्यूमर जो है वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा ट्यूमर दिखता है जहाँ पे सेल जो है वो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से रिजेंबल, साइटोप्लाज्म एक दूसरे से रिजेंबल नहीं कर रहे, तो इट इज़ अ लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब दिस इज द एनाप्लेजिया एंड दिस इज द मेटास्टेटिक ट्यूमर, दिस इज द हार्मफुल ट्यूमर। ये हम लोगों ने चीज़ बेसिकली डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है, देखो जो बेनाइन ट्यूमर है उसका एक ही ट्रीटमेंट, देखो दोनों की ट्रीटमेंट, बेनाइन ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर, ट्यूमर अगर है तो उसकी एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज सर्जरी। सर्जरी के अलावा कोई भी मेडिकेशन से ट्यूमर खत्म नहीं हो सकता, सर्जरी इज इंपॉर्टेंट। लेकिन बिनाइन ट्यूमर के अंदर सिर्फ सर्जरी करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर है तो बिनाइन ट्यूमर फैलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल फॉर पर्टिकुलर ये एरिया है मेरा, यहाँ पे मेरा ट्यूमर हुआ, तो जनरली मैं सर्जरी करके इस ट्यूमर को हटा दिया, ये ट्यूमर को हटा दिया, तो ये जो है ये मतलब हो गया, ठीक है, सही हो गया, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर जो है वो आसपास फैला नहीं है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ ना इसका, ये बिनाइन ट्यूमर है, स्प्रेड नहीं करेगा। जनरली बस मैंने सर्जरी करके ट्यूमर को हटा दिया, इतना ही मेरा ट्रीटमेंट है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर यही मेरा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल ये मेरा बिनाइन ट्यूमर नहीं है, ये मेरा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो ट्यूमर के सेल्स है वो आसपास सारी जगह पे स्प्रेड करेंगे। तो अगर मैंने सर्जरी करके ये पर्टिकुलर ट्यूमर को बाहर निकाल भी लिया तो यहाँ पे फिर से ट्यूमर अपीयर होगा, ठीक है। ये अगर निकाल लेते यहाँ पे फिर से ट्यूमर अपीयर होगा, क्योंकि वो मैलिग्नेंसी है, वो स्प्रेड हो चुका है। तो इस सिर्फ सर्जरी से काम चलेगा क्या? नहीं, उसके साथ साथ ये जो स्प्रेड हुए सेल्स है उसको भी मुझे मारना है। हेंस द कीमोथेरेपी इज ऑल्सो नेसेसरी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, रेडियोथेरेपी, टीटी, ये सब चीज़ें भी एक्स्ट्रा में हम लोगों को देनी पड़ेंगी अलॉन्ग विद द सर्जरी, अगर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी नहीं है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ साथ सर्जरी के बाद कीमोथेरेपीज, रेडिएशंस देने ज़रूरी है। बिनाइन ट्यूमर के केस में सिर्फ सर्जरी हो गई तो इट इज़ ऑल गुड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द नियोप्लाज्म। अब आते हैं, अभी देखो ये स्टेजेस है, ये स्टेजेस है। सबसे पहले होता है हाइपरप्लेशिया। अभी हाइपरप्लेशिया क्या होता है? हाइपरप्लेशिया इट इज़ अ सेलुलर अडेप्टेशन, पहला ही चैप्टर है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन जहाँ पे बस जनरल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है तो 2 3 4 5 सेल ऐसे बन जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया से मेटाप्लेशिया होता है। मेटाप्लेशिया क्या होता है? जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये जो है वो पहले क्या थे? पहले कॉलमनार सेल्स थे, कॉलमनार सेल से फिर ये किस में कन्वर्ट हुए हैं? स्क्वामस सेल में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर्ड कॉलमनार सेल इनटू द मैच्योर्ड स्क्वामस सेल, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वामस मेटाप्लेशिया। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज द मेटाप्लेशिया, मतलब एक अडल्ट सेल का दूसरे अडल्ट सेल से रिप्लेस होना, दैट इज कॉल्ड एज मेटाप्लेशिया। इसके बाद होता है डिस्प्लेशिया। यहाँ तक की चीज़ें जो है वो रिवर्सिबल होती है, क्योंकि ये सारी की सारी जो है सेलुलर अडेप्टेशंस है, और सेलुलर अडेप्टेशन रिवर्सिबल होती है। यहाँ पे द थिंग्स आर अंडर द कंट्रोल, ठीक है। लेकिन एक बार डिस्प्लेशिया जो है वो एनाप्लेशिया में कन्वर्ट हो गया, जो हम लोगों ने अभी 8 फीचर्स पढ़े हैं, ठीक है, 8 फीचर्स जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, बेजल पोलैरिटी जो है वो लॉस हो जाएगी, पॉलीमॉर्फिज्म दिखेगा, हाइपरक्रोमेसिटी है, एनसी रेशो है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने जो पढ़ी है ये एनाप्लेशिया के फीचर्स है। ये डिस्प्लेजिया के भी फीचर्स यही है। देखो, डिस्प्लेजिया और एनाप्लेजिया के फीचर्स सेम है। डिस्प्लेजिया के अंदर भी हाइपरक्रोमेसिटी है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एनसी रेशो ज़्यादा है, बेजल पोलैरिटी का लॉस है, न्यूक्लियोलाइट्स प्रेजेंट है, एनाइसोन्यूक्लियोसिस है, ठीक है, जाइंट सेल्स प्रेजेंट है, बिल्कुल है। डिस्प्लेजिया में भी वही फीचर्स दिखेंगे जो एनाप्लेजिया में। बस डिस्प्लेजिया और एनाप्लेजिया का डिफरेंशिएशन क्या है कि डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल है, डिस्प्लेजिया का क्योर है, डिस्प्लेजिया को फिर से नॉर्मल सेल्स बना दिया जा सकता है। लेकिन अगर डिस्प्लेजिया एक बार आगे प्रोसीड कर गया, इट विल लीड टू कार्सिनोमा, इट विल लीड टू कैंसर, वो बन जाएगा एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया रिवर्सिबल नहीं है, इट इज इरिवर्सिबल। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेजिया एंड द एनाप्लेजिया? दोनों सेम चीज़ है, दोनों के अंदर सेम कैरेक्टर दिखेंगे। जो कैरेक्टर्स हमको एनाप्लेजिया में दिखने वाले हैं वही सेम कैरेक्टर्स हम लोगों को डिस्प्लेजिया में भी दिखने वाले हैं। डिस्प्लेजिया में जो कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं वही एनाप्लेजिया में दिखने वाले हैं, लेकिन डिस्प्लेजिया क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है। एनाप्लेजिया जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेजिया एंड द एनाप्लेजिया। सो यू कैन सी दिस इज द नॉर्मल सेल्स। ये क्या हो गया हमारा? हाइपर प्लेशिया हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे डिस्प्लेजिया, और डिस्प्लेजिया के बाद दिस इज द मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया के बाद डिस्प्लेजिया, एंड डिस्प्लेजिया के बाद इट विल लीड टू कार्सिनोमा, इट विल लीड टू एनाप्लेजिया।
अब एक बार एनाप्लेजिया हो चुका है, द सेल्स विल नॉट गेट रिवर्स, और एक बार सेल्स अगर रिवर्स नहीं आते हैं सो इट विल अल्टीमेटली लीड टू द ओनली ट्रीटमेंट इज सर्जरी एंड द कीमोथेरेपीज. दिस इज कैंसर. समझ में आया? तो डायरेक्ट कैंसर नहीं होता, दिस इज द स्टेजेस ऑफ द कैंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. अब आते हैं द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ट्यूमर, दैट इज द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर. बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले कोई भी ट्यूमर का पेशेंट अगर आपके पास आता है, ट्यूमर है, सपोज ये स्किन है, स्किन के ऊपर ट्यूमर हो गया, क्या डायग्नोस करोगे आप लोग सबसे पहले कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर. अगर स्प्रेड है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, स्प्रेड नहीं है तो बिनाइन. ये पहला ये हो गया. अभी सेकंड, अगर ये स्प्रेड हो रहा है, दिख रहा है हमको कि ये पहले ट्यूमर हुआ था, अभी इसकी ग्रोथ भी फास्ट हो रही है, एक तो ग्रोथ भी फास्ट हो रही है, सेकंड ये ट्यूमर जो है वो फैल भी रहा है, आसपास में मेटास्टेसिस कर रहा है. अब इसकी बायोस्कोपिक आ रहा है, माइक्रोस्कोपिक फीचर देख लो. अगर वो 8 के 8 माइक्रोस्कोपिक फीचर्स आ रहे हैं, एनाप्लेजिया है, मतलब दिस ट्यूमर इज नथिंग बट द कार्सिनोमा, इट इज़ द कैंसर. ठीक है. तो सबसे पहला फर्स्ट डायग्नोस्टिक फीचर क्या है? फर्स्ट डायग्नोस्टिक फीचर है स्प्रेड ऑफ ट्यूमर. इफ देर इज अ स्प्रेड वी कैन से दैट इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर. ओके. सो स्प्रेड जो है वो दो टाइप के होते हैं, लोकल इन्वेजन और मेटास्टेसिस. अब मैंने आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझाई हुई है. फॉर एग्जाम्पल ये स्किन है, अगर ये पर्टिकुलर यहाँ पे एक ट्यूमर है तो इस ट्यूमर को स्प्रेड होना है, तो ये कंटिन्यूटी में अगर स्प्रेड हो रहा है, ऐसे कंटिन्यूटी में इट विल बी स्प्रेडिंग, सो इट इज़ कॉल्ड एज द लोकल इन्वेजन, क्योंकि यहाँ पे इट विल बी कंटिन्यूअस स्प्रेड है, यहाँ पे कंटिन्यूअस स्प्रेड है. और उसके डिफ्रेंसिएशन में एक ट्यूमर मुझे यहाँ पे हुआ और इसका ही सेकेंडरी ट्यूमर मुझे यहाँ पे, दिस इज द प्राइमरी ट्यूमर, और इसका ही सेकेंडरी ट्यूमर मुझे यहाँ पे हुआ, लेकिन इसके बीच में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है. हाँ, इसके बीच में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. ट्रांसपोर्ट इज आइदर द ब्लड वेसल्स, ट्रांसपोर्ट इज आइदर द लिम्फ, ट्रांसपोर्ट इज आइदर द कैविटीज. वो अगर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी हमको नहीं दिख रही है, दैट मीन्स दिस इज द मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस भी पहला डायग्नोसिस है. मेटास्टेसिस के बाद सेकंड डायग्नोसिस पे लोकल इन्वेजन, और थर्ड डायग्नोस्टिक फीचर आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. ओके. सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द मेटास्टेसिस. ठीक है. लोकल इन्वेजन आपको समझ में आ गया, और अभी अपन मेटास्टेसिस की देखो. अगर स्प्रेड जो है वो कंटिन्यूटी में है तो इट इज़ अ लोकल इन्वेजन, और अगर जो है वो स्प्रेड जो है वो डिसकंटिन्यूटी में है तो इट इज़ अ मेटास्टेसिस. ठीक है. बेसिक सी ये बात है. ओके. सो लेट्स मूव अहेड. सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियसली कि स्प्रेड ऑफ ट्यूमर दो टाइप से होगा, लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस. अब लोकल इन्वेजन जो जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूटी इन द इन्वेजन, दैट इज कॉल्ड एज द लोकल इन्वेजन. तो देखो ये प्राइमरी ट्यूमर है जो कि इंटेस्टाइन में हुआ है, इट विल कंटिन्यू एंड इट विल बी गो इन द स्टमक. यू कैन सी दिस कंटिन्यूटी. ये जो ऑरेंज से मैंने बनाया हुआ है, तो ये प्राइमरी ट्यूमर है जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये इंटेस्टाइन में था. ये कंटिन्यू होते गया थ्रू द पेरिटोनियम एंड इट विल रीच टू द स्टमक. तो ये प्राइमरी ट्यूमर है, ये सेकेंडरी ट्यूमर है जो कि कंटिन्यूटी में हुआ है ना. यहाँ पे कंटिन्यूटी इज देयर, इट इज़ कॉल्ड एज द लोकल इन्वेजन. और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिखा हुआ है कि ट्यूमर ऑफ द स्टमक है जो कि प्राइमरी ट्यूमर है, और इसी प्राइमरी ट्यूमर का जो सेकेंडरी ट्यूमर है वो हार्ट में बन रहा है. अभी हार्ट और स्टमक के बीच में ट्यूमर की कोई कंटिन्यूटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, तो ये जो है ये बेसिकली आपका ट्यूमर है. ये जो है यहाँ पे ये आपका प्राइमरी ट्यूमर है जो कि कहाँ पे है, स्टमक में है. दिस इज़ द स्टमक एंड दिस इज़ द हार्ट. तो ये सेकेंडरी ट्यूमर. अभी आप देख सकते हो कि ये प्राइमरी ट्यूमर है, और ये सेकेंडरी ट्यूमर है, बट इसके बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं है. इट इज़ कॉल्ड एज द मेटास्टेसिस. इट इज़ कॉल्ड एज. तो मेटास्टेसिस का मेन मतलब क्या होता है? मेटास्टेसिस का मेन मतलब होता है कि एक प्राइमरी ट्यूमर से दूसरी जगह सेकेंडरी ट्यूमर बनाना, मतलब फैलना, लेकिन देयर इज नो सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस. एंड इफ देयर इज द कंटिन्यूटी दैट इज कॉल्ड एज द लोकल इन्वेजन. ठीक है. तो यहाँ पे यही चीज़ें मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी. अब लेट्स स्टार्ट विद द मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस पे 5 मार्क का अगेन एक शॉर्ट नोट आता है या 10 मार्क का पूछ सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हम लोगों ने एनाप्लेजिया भी देखा, जो हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखा एनाप्लेजिया, उस पर भी शॉर्ट नोट आता है 5 मार्क का, आता ही है क्वेश्चन, और इस पर भी आता है मेटास्टेसिस. तो लेट्स स्टार्ट विद द मेटास्टेसिस कि मेटास्टेसिस एग्जैक्टली होता क्या है. लेकिन लोकल इन्वेजन जो है उस पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं देना है हमको, बस लोकल इन्वेजन समझ के लेना है कि ओके देयर इज अ कंटिन्यूटी, लोकल इन्वेजन, देयर इज नो कंटिन्यूटी, मेटास्टेसिस. अब स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर इन सच अ वे दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस सेकेंडरी ट्यूमर मास इज फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी ट्यूमर. इट इज ऑल्सो द वे फ्रॉम द साइड ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर, अवे फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर. इट इज अवे फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर. ओके. प्राइमरी ट्यूमर जो जगह हो रहा है उससे दूर कोई एक और ट्यूमर हो रहा है जो कि प्राइमरी ट्यूमर का ही ट्यूमर है, दैट मीन्स वो सेकेंडरी ट्यूमर है, वो हो रहा है, लेकिन इट इज़ अवे फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर एंड इट इज़ इन द डिसकंटिन्यूअस पैटर्न.
हैंस इट इज़ कॉल्ड एज द मेटास्टेसिस। समझ में आया? तो दो एक्सेप्शंस हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन एंड ग्लायोमास ऑफ द CNS। ये दो जगह के ट्यूमर्स है। इट इज़ एक्चुअली अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, इट हैव द टेंडेंसी ऑफ स्प्रेड, लेकिन इट विल नॉट स्प्रेड। ये इंपॉर्टेंट बात है, वो याद रखना। मेटास्टेसिस कौन से दो मेन इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स में नहीं होता? हालांकि ये दो जो ग्लायोमा है CNS का और बेसल सेल कार्सिनोमा है स्किन का, both the tumors are the malignant tumor. They have the tendency to spread now because malignant tumor are generally spreaded in nature. But these two tumors, malignant होने के बाद भी it will not show the metastasis. It will not spread. These are the two exceptions which it is not mainly spread. It is not mainly spread through the metastasis. Okay. So see, this is the picture of Roeder ulcer, that is also called as the basal cell carcinoma, and this is the glioma which is occur in the CNS. These are the two tumors which is exception, which is not spread through the metastasis. Okay, this is the important thing. Next is the route of metastasis. मैंने आपको बताया कि metastasis जो है वो एक ऐसा ट्यूमर है, फॉर एग्जाम्पल मेटास्टेसिस अगर है तो एक ऐसा ट्यूमर है जो प्राइमरी ट्यूमर हुआ उससे जो सेकेंडरी ट्यूमर होगा उसके बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, लेकिन ये प्राइमरी ट्यूमर को यहाँ तक ले जाके सेकेंडरी ट्यूमर बनाना ये कोई रूट से हुआ होता है। आइदर कोई ब्लड वेसल हो सकती है जिसमें ब्लड के थ्रू ये पास हुआ है, आइदर ये लिम्फ हो सकता है जिसके लिम्फ के थ्रू ये पास हुआ है, या तो बॉडी की कोई कैविटी हो सकती है जिसमें से ये ट्यूमर के सेल जो है वो लैश आउट होकर के यहाँ तक पहुँचा और यहाँ पे ट्यूमर कॉज किया है। ठीक है, तो ये क्या है? रूट ऑफ मेटास्टेसिस। तो आइदर इट इज़ फ्रॉम द हेमाटोजीनियस रूट, मतलब क्या? ब्लड वेसल्स, आइदर इट इज़ फ्रॉम द लिम्फेटिक स्प्रेड एंड आइदर इट इज़ ट्रांससीलोमिक स्प्रेड। व्हाट इज नोन एज ट्रांससीलोमिक स्प्रेड? Transcelomic spread is referred to the term in which the metastasis occur through the body cavities. In which the metastasis occur through the body cavities. तो hematogenious spread मतलब क्या? Basically जो sarcoma होता है. What is the sarcoma? What is a sarcoma? It is also a type of malignant tumor which is caused by the which is involved the mesenchymal cells. ऐसे ट्यूमर के सेल्स जहाँ पे mesenchymal cells इन्वॉल्व है, इट इज़ कॉल्ड एज सार्कोमा। एंड कार्सिनोमा वहाँ पे जहाँ पे एपिथेलियल सेल इन्वॉल्व है। सो द थिंग जहाँ पे ट्यूमर के सेल्स में एपिथेलियल सेल इन्वॉल्व है इट इज़ कॉल्ड एज कार्सिनोमा, एंड जहाँ पे ट्यूमर के सेल्स में आपके mesenchymal सेल्स इन्वॉल्व है दैट इज सार्कोमा। तो सार्कोमा जो है हेमाटोजीनियस स्प्रेड से मेनली सार्कोमा स्प्रेड होता है, लिम्फेटिक स्प्रेड से मेनली कार्सिनोमा स्प्रेड होता है। ये दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। कार्सिनोमा किससे स्प्रेड होगा? लिम्फेटिक स्प्रेड से, और सार्कोमा किससे स्प्रेड होगा? हेमाटोजीनियस स्प्रेड से। ओके, अभी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। सो बेसिकली दिस इज योर प्राइमरी कैंसर, दिस इज द लीवर मेटास्टेसिस एंड दिस इज द लंग मेटास्टेसिस। कैंसर स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडीज। ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, एंड सी दिस इज द एग्जाम, यहाँ पे ये देखो, दिस इज द मेटास्टेसिस, बेसिकली दिस इज द मेटास्टेसिस एंड यू कैन सी दिस इज द ब्लड वेसल। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ट्यूमर है, तो ये ट्यूमर जो है वो लैश आउट कर गया एंड ट्यूमर के सेल जो है वो ब्लड वेसल में से पास कर रहे हैं, और ब्लड वेसल में से पास करने के बाद इट विल फॉर्म द ट्यूमर ईयर। तो इट विल, यहाँ पे प्राइमरी ट्यूमर था, इट विल फॉर्म द सेकेंडरी ट्यूमर ईयर बाय passing through the blood vessel. The tumor cell is passing through the blood vessel like this. Okay, this is the hematogenious spread. ऐसे कौन सा ट्यूमर पास करेगा? सार्कोमा, which is involve the mesenchymal cells. Okay, और ये देखो ये लिम्फेटिक्स है, ग्रीन कलर से जो बना, ये ग्रीन कलर से जो बताया हुआ डायग्राम में, दिस इज द लिम्फेटिक्स। तो थ्रू द लिम्फेटिक node, through the lymphatic capillary, the cell from the secondary tumor, the cell from the primary tumor, it will go and it will form in secondary tumor away from the primary tumor. That is the metastasis through the lymphatic route. तो ये डायग्राम के अंदर आइदर ब्लड वेसल्स का रूट बताया हुआ है, आइदर यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स का रूट बताया हुआ है। लिम्फेटिक वेसल से कौन सा कार्सिनोमा, कौन सा कैंसर स्प्रेड करेगा? कार्सिनोमा। और ब्लड वेसल से कौन सा कैंसर स्प्रेड करेगा? सार्कोमा। ठीक है, कार्सिनोमा और सार्कोमा के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ये मेसेंकाइमल सेल्स वाला है और ये एपिथेलियल सेल्स वाला है। इसको मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, नॉमेनक्लेचर ऑफ नियोप्लाज्म में। ओके, अब लिम्फेटिक स्प्रेड अगर डिस्कस करें तो लिम्फेटिक स्प्रेड दो टाइप के होते हैं, lymph permeation and lymph emboli. What is permeation? The tumor cells generally travel through the lymphatic linings. For example, यहाँ पे एक organ है, ठीक है? For example, let me draw a diagram and explain you. This is one organ. This is the lymphatic capillary and this is the second organ. ठीक है? अभी यहाँ पे आपका primary tumor है. This is your primary tumor. ठीक है? और इस primary tumor को यहाँ पे spread होना है and form the secondary tumor. तो यहाँ पे जो primary tumor के cells है, it will travel through the linings like this. It is travel through the linings of the, this is the lymphatic vessel, this is the lymphatic vessel. Okay, so when the tumor cells are trying to pass from the lymphatic linings,
and it will go to the another organ and form the secondary tumor. It is called as the lymphatic permeation because यहाँ पे lining of lymph involved है. और अगर इसकी जगह पे this tumor cells is passing from the lumen of the lymph, तो it is called as the एम्बोलाई. इट इज़ कॉल्ड एज द लिम्फेटिक एम्बोलाई. समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट दो चीज़ है. तो फॉर एग्जांपल देखो ये प्राइमरी ट्यूमर है, ये ऊपर जो लाइनिंग में से पास कर रहे हैं सेल्स, दिस इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक परमिएशन. और ये देखो ये ल्यूमेन में से पास कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द लिम्फेटिक एम्बोलाई. ठीक है. तो अगर लिम्फेटिक लाइनिंग से कोई ट्यूमर सेल्स पास कर रहे हैं, लिम्फेटिक परमिएशन, एंड ट्यूमर सेल्स पास थ्रू द लिम्फेटिक ल्यूमेन में से पास कर रहे हैं, तो इट इज़ द लिम्फेटिक एम्बोलाई. ओके. तो ये डायग्राम्स आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज द हिमाटोजीनियस स्प्रेड. हिमाटोजीनियस स्प्रेड जो है वो आइदर आर्टरी से होगा, आइदर वेन से होगा. लेकिन जो वेन से मेन स्प्रेड होता है, आर्टरी से इतना स्प्रेड नहीं होता. इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है? जो वेन्स होता है उनका जो वॉल होती है दैट इज़ थिनर देन द आर्टेरियल वॉल. सो ट्यूमर सेल्स विल ईजिली डिफ्यूज इन द वेन्स. समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वेन एंड दिस इज माई आर्टरी. Now tumor cell will want to select a route for spreading metastasis. Tumor cell will prefer the veins either from the artery. Apart from the artery, the tumor cells will prefer the veins. Why the tumor cells will prefer the veins? Because vein की जो lining होती है, vein का जो wall होता है, it is thinner than the arterial wall. समझ में आया? तो ये main difference है. इसकी वजह से veins are mostly preferable, okay, compared to artery. अभी it will cause the lung metastasis and it will cause the liver metastasis. लंग मेटास्टेसिस को हम लोग कावल ब्लड बोलते हैं ड्यू टू द कावल ब्लड, एंड लीवर के अंदर हम लोग ड्यू टू द पोर्टल ब्लड बोलते हैं. नाउ व्हाट आर द कॉन्सेप्ट? लेट मी एक्सप्लेन यू. नाउ फॉर एग्जांपल वेन है, फॉर एग्जांपल देयर इज एनी ट्यूमर, देयर इज एनी प्राइमरी ट्यूमर. ओके, दिस इज माय प्राइमरी ट्यूमर. नाउ माय प्राइमरी ट्यूमर इज एंटर इनटू द वेन्स बिकॉज वेन्स हैविंग द थिनर ब्लड वेसल्स. इट इज हैविंग द थिनर वॉल्स बेसिकली. इट इज अ थिनर ब्लड वेसल्स. ओके, थिनर वॉल ब्लड वेसल्स. तो प्राइमरी ट्यूमर वेन्स में आया. नाउ फ्रॉम दिस वेन्स इट विल गो टू सुपीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा ऑफ द हार्ट. ओके, इससे मेरा ये राइट एट्रियम में आया. फ्रॉम राइट एट्रियम इट विल गो टू द राइट वेंट्रिकल. फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट विल गो टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी इट विल गो टू द लंग्स. समझ में आया? तो यहाँ पे कहीं तो भी फॉर एग्जांपल ट्यूमर आपके वेरिकोज वेन आप लोगों ने सुना है. वेरिको वेन सिफिलिस वेन बेसिकली जिसमें इन्वॉल्व होती है. तो आपके लेग की जो सिफिलिस वेन है उसमें प्राइमरी ट्यूमर था. वो प्राइमरी ट्यूमर क्या हुआ, वेन्स के जरिए सुपीरियर वेना कावा में गया. सुपीरियर वेना कावा के बाद सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में गया. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स. तो इट इज कॉल्ड एज द कावल ब्लड. ड्यू टू द कावल ब्लड द ट्यूमर स्प्रेड फ्रॉम द लेग्स टू द लंग्स. समझ में आया? फ्रॉम द लेग्स टू द लंग्स यहाँ पे ट्यूमर ने स्प्रेड किया है. इट इज़ ड्यू टू द कावल ब्लड. ठीक है. और अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मीजेंट्री में, मीजेंट्री मतलब क्या, आपके जो एब्डोमेन है उसके अंदर प्राइमरी ट्यूमर हुआ है, तो ये प्राइमरी ट्यूमर मीजेंट्रिक वेन्स में जाएगा. मीजेंट्री में अगर प्राइमरी ट्यूमर हुआ है तो इट विल गो टू द मीजेंट्रिक वेन्स. और ये मीजेंट्रिक वेन कहाँ खुलती है? इट विल ओपन इनटू द पोर्टल वेन. और पोर्टल वेन कहाँ खुलती है? इट विल एंटर इनटू द लीवर. इट विल एंटर टू लीवर. तो यहाँ पे मीजेंट्री में प्राइमरी ट्यूमर था, जो प्राइमरी ट्यूमर मीजेंट्रिक वेन्स के थ्रू पोर्टल वेन में और पोर्टल वेन से लीवर में शिफ्ट हुआ है. इट इज़ कॉल्ड एज द पोर्टल ब्लड. समझ में आया? तो ऊपर का जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया दैट इज़ द कावल ब्लड, और जो नीचे का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया दैट इज़ द पोर्टल ब्लड. ओके, सो दीज आर द टू मेन वे ऑफ स्प्रेडिंग द ट्यूमर्स. ओके, सो आपको समझ में आता है अभी. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्यूमर सेल है, वेन्स के थ्रू सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा में जाएगा, वहाँ से राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स में जाएगा. इट इज़ कावल ब्लड. ठीक है. तो ये लंग मेटास्टेसिस हुआ. ठीक है. और लीवर मेटास्टेसिस इफ एनी ट्यूमर सेल्स इन द जीआईटी, मतलब मीजेंट्री में है, आइदर इट इज स्टमक, ईसोफेगस और इंटेस्टाइन. तो इट विल ट्रैवल थ्रू जीआईटी वेन्स, मतलब मीजेंट्रिक वेन से पास करेगा. इट विल गो टू द पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन से इट विल गो टू द लीवर, एंड इन लीवर इट विल बी फ्रॉम द लीवर का इट विल बी फ्रॉम द ट्यूमर. सो इट इज कॉल्ड एज द लीवर मेटास्टेसिस. ये फर्स्ट डायग्नोसिस है, फर्स्ट कॉमन साइट. कोई भी अगर ट्यूमर आपको होता है तो मेटास्टेसिस का फर्स्ट कॉमन साइट क्या है? लीवर. कि अभी फॉर एग्जांपल वो जो ट्यूमर है वो नेक्स्ट वो कौन सी जगह पे मेटास्टेसिस करने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है? लीवर में ज़्यादा है. फिर आता है लंग्स. सेकेंडरी पे आता है लंग्स. सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन सा है? लंग्स. तो फॉर एग्जांपल आपके कहीं भी ट्यूमर है, अपर लिम्ब में ट्यूमर है, लोअर लिम्ब में ट्यूमर है, अगर उस ट्यूमर को मेटास्टेसिस परफॉर्म करना है और वो हिमाटोजीनियस रूट ले रहा है, हिमाटोजीनियस रूट, यहाँ पे अपन लिम्फेटिक रूट की बात नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे कौन से सेल्स में, कौन सा ट्यूमर की बात कर रहा हूँ मैं? आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्सिनोमा और आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट द सार्कोमा. ये हिमाटोजीनियस रूट है. हिमाटोजीनियस रूट से जो ट्यूमर स्प्रेड करता है दैट इज सार्कोमा, नॉट कार्सिनोमा.
तो यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट सार्कोमा ओनली। तो कोई भी अगर अपर लिम या लोअर लिम में अगर आपको कोई भी ट्यूमर होता है तो उसका फर्स्ट कॉमन साइड जो सेकेंडरी ट्यूमर का है वो लीवर होता है, ठीक है, लीवर होता है थ्रू द पोर्टल ब्लड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और सेकेंड कॉमन साइड जो होता है वो होता है लंग्स, ठीक है, थ्रू द कावल ब्लड, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो पोर्टल ब्लड से लीवर मेटास्टेसिस कैसे होगा वो भी आपको समझ में आ गया, और कावल ब्लड से लंग मेटास्टेसिस कैसे होगा वो भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो दिस इज द हिमेटोजीनियस स्प्रेड। अभी आप लोगों को ये दिख रहा होगा, दिस इज अ प्रॉपर डायग्राम। सो यहाँ पे मैंने ब्लू से जो बनाई है, दिस इज माई वेन्स, ठीक है, वेन्स। तो देखो ये प्राइमरी ट्यूमर है, यहाँ से सारे के सारे ट्यूमर के सेल्स जो है वो शेड हुए, ये जो है वो वेन से पास करेंगे, पास करते करते यहाँ पे वो इन्फीरियर वेना कावा में गए, इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम, वही राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, और ये सेकेंडरी ट्यूमर कहाँ बना दिया, लंग्स में बना दिया। दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन साइड, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई GIT का ट्यूमर होता है तो इट विल बी ऑल्सो पास थ्रू दिस ब्लू कलर की वेन्स दिख रही है आपको, ये ब्लू कलर की ये वेन्स, तो इट विल पास लाइक दिस। तो ये ट्यूमर सेल्स है सारे के सारे जो रेड में मैंने बनाए हुए, दिस ऑल इज द ट्यूमर सेल्स। तो ट्यूमर सेल्स वो वेन से पास करेंगे एंड इट विल गो एंड कॉज द ट्यूमर इन द लीवर, ओके। सो ये आपका प्राइमरी ट्यूमर है, यहाँ से आपके सारे के सारे सेल जा रहे हैं, इट विल कॉज द ट्यूमर इन द लीवर, ओके। सो दिस इज द GIT ट्यूमर विच विल कॉज द मेटास्टेसिस इन द लीवर। तो इट इज द फर्स्ट कॉमन साइड, फर्स्ट कॉमन साइड इज लीवर एंड सेकंड कॉमन साइड इज लंग्स, ओके, सेकंड कॉमन साइड इज लंग्स। आई होप दिस इज क्लियर। अभी आता है ट्रांससीलोमिक स्प्रेड। व्हाट इज द ट्रांससीलोमिक स्प्रेड? जहाँ पे बॉडी कैविटीज इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांससीलोमिक स्प्रेड। तो यहाँ पे आइदर बॉडी कैविटी इन्वॉल्व हो सकती है, आइदर CSF या फिर इम्प्लांटेशन, ये तीन फिनोमिनाज है। बॉडी कैविटीज मतलब क्या, जैसे पेरिटोनियम है, इट इज ऑल्सो अ बॉडी कैविटी, प्लूरा इज अ बॉडी कैविटी, पेरिटोनियम इज अ बॉडी कैविटी, ओके, पेरिकार्डियम इज अ बॉडी कैविटी। तो ये सारी जगह से अगर ट्यूमर स्प्रेड हो रहा है, इट इज़ अ ट्रांससीलोमिक स्प्रेड, ठीक है। CSF से स्प्रेड हो रहा है, अगर इट इज स्प्रेड टू द इम्प्लांटेशन, क्या क्या होता है देखो। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको स्टमक में एक ट्यूमर हुआ है, दिस इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर, दिस इज द प्राइमरी ट्यूमर, और ये पूरी की पूरी पेरिटोनियल कैविटी है, दिस इज माई पेरिटोनियल कैविटी। तो आप लोगों को दिख रहा है ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स शेड हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ट्यूमर सेल्स, ओके। तो प्राइमरी ट्यूमर से पूरी की पूरी मेरी पेरिटोनियल कैविटी है, ये पेरिटोनियल कैविटी के जरिए जो स्टमक में मेरा ट्यूमर है उसके जितने भी सेल है, इट विल गेट शेडेड इनटू द पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम में शेड करने के बाद इट विल कॉज द ट्यूमर्स इन बोथ द ओवेरी। तो ये एक ट्राइंगल अपीयरेंस बन रहा है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द कुरकुम्बर ऑफ ट्यूमर्स, द कुरकैम्बर्ग ट्यूमर, ऐसा इसको बोला जाता है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, कुरकैम्बर्ग ट्यूमर। व्हाट इज द कुरकैम्बर्ग ट्यूमर? कुरकैम्बर्ग ट्यूमर इज द ट्यूमर विच इज स्प्रेड फ्रॉम द स्टमक थ्रू द बोथ ओवरीज, ठीक है। दैट एक ट्राइंगल अपीयरेंस दिख रहा है आप लोगों को, ओके। उसके अलावा फ्रॉम बोथ ओवरीज टू द स्टमक, मतलब वाइसा वर्सा है, ठीक है। स्टमक से ओवरीज में भी आ सकता है, ओवरीज से इट विल गो टू द स्टमक ऑल्सो। तो कार्सिनोमा ऑफ स्टमक सीडिंग एट बोथ द ओवरीज, तो यहाँ पे वही बताया हुआ है मैंने कि कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक जो है इट विल सीडिंग इनटू द बोथ ओवरीज, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज द कैविटी वाला स्प्रेड, इट इज कॉल्ड एज द पेरिटोनियम वाला स्प्रेड, समझ में आया? तो इस तरीके से इट इज़ अ कुरकुम्बर्ग्स ट्यूमर। आई होप दिस समझ में आया होगा। अभी फॉर एग्जांपल ब्रेन में कोई ट्यूमर है, वो एरेक्नॉइड स्पेस में गया, एरेक्नॉइड स्पेस में क्या है, CSF है। ये CSF के फ्लूइड ने ये ब्रेन ट्यूमर के जो सेल्स है उसको लिया और उसको दे दिया स्पाइनल कॉर्ड में, तो ब्रेन का ट्यूमर हो गया स्पाइनल कॉर्ड में। सिमिलरली जो स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर है वो ब्रेन तक भी हो सकता है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे ब्रेन का ट्यूमर है, ये मेरे एरोक्नॉइड स्पेस के थ्रू CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ फ्लैश हुआ और स्पाइनल कॉर्ड में इट विल कॉज द ट्यूमर। तो प्राइमरी ट्यूमर ब्रेन में था, सेकेंडरी ट्यूमर उसका स्पाइनल कॉर्ड में हुआ, या फिर प्राइमरी ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, इट विल गो टू द ब्रेन, ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ थ्रू द CSF। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लांटेशन। अभी इम्प्लांटेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई सर्जन है, उसने पेशेंट ए की सर्जरी की और वो जो स्कार्पल है उसको वॉश नहीं किया, तो सर्जरी करने के बाद वो जो ट्यूमर के सेल्स है वो स्कार्पल पे थोड़े बहुत रह गए। पेशेंट बी आया, उसमें मैंने वो सर्जरी स्कार्पल यूज़ कर लिया, तो जो ट्यूमर ए है, जो ट्यूमर ए पर्सन में था उसके ट्यूमर के सेल्स मेरे स्कार्पल के थ्रू सेकेंड के पर्सन में इम्प्लांट किए हैं, मैंने ट्रांसफ़र किया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। सो पेशेंट ए आया सर्जरी के लिए ऑफ द ट्यूमर, सेम ट्यूमर सेल्स ऑन द स्कार्पल ऑफ द सर्जन, स्कार्पल ऑफ द सर्जन के ऊपर कुछ ना कुछ तो भी ट्यूमर रह गए हैं। इफ द पेशेंट बी विल बी कम फॉर द सर्जरी, सेकेंड सर्जरी, सो यहाँ पे क्या होगा, इट माइट बी द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ दैट ट्यूमर ऑन दैट पेशेंट। ए पेशेंट से बी पेशेंट में वो ट्यूमर के सेल्स स्कार्पल के थ्रू ट्रांसफर हो गए, दैट इज कॉल्ड एज द इम्प्लांटेशन। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, ओके। अभी कुछ 8 स्टेप्स है हिमेटोजीनियस स्प्रेड के। व्हाट इज द 8 स्टेप्स ऑफ हिमेटोजीनियस स्प्रेड? ये 8 स्टेप के थ्रू ही आपके जो ट्यूमर सेल्स है
वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू, हिमाटोजीनियस स्प्रेड मतलब क्या है, यहाँ पे अपन ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो सकते हैं। व्हाट आर दैट 8 स्टेप्स? सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द एग्रेसिव क्लोन। एग्रेसिव क्लोन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूमर है, तो ये ब्लू कलर का मैंने पूरा ट्यूमर बनाया हुआ है, लेकिन ट्यूमर के अंदर मैंने ग्रीन कलर से कुछ सेल बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस सेल्स इज द सेल्स। वाई मैंने इसको ग्रीन कलर से बनाया हुआ है? बिकॉज यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू शोइंग द एग्रीगेशन ऑफ द क्लोनिंग, एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स बाय द क्लोनिंग। ये एक्टिवेट हो रहा है बेसिकली, ठीक है, इनको अभी जाना है। अभी क्या हो रहा है, ये सेल्स जो है वो क्या हो गए, अपने ट्यूमर से हट गए, ट्यूमर सेल्स से ये सेल्स हट गए, मतलब क्या हो गया, लूजनिंग। तो सबसे पहला क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ है एग्रीगेशन, एग्रेसिव क्लोन फॉर्म हुआ है। सेकेंड लूजनिंग ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो अब ये सेल्स क्या हो गए, अब ये सेल्स क्या होगा, यहाँ पे लूज होगा, दिस इज द सेकेंड स्टेप। अभी लूज होने के बाद ये इन्वेड कर रहा है किसमें, ये देखो, ये इन्वेड कर रहा है, ये इन्वेड कर रहा है। इट विल बी गोइंग इनसाइड, इनसाइड वेयर, इट विल बी गोइंग इनसाइड द ECM। व्हाट इज ECM? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जो येलो कलर का मैंने पूरा बनाया हुआ है, दिस इज द ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो अभी ये जो सेल है, ये सेल यहाँ पे अंदर जा रहा है, इट इज़ गोइंग इनसाइड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जाने के बाद ये क्या कर रहा है, इट विल डिग्रेड द कंपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड इट विल मूव अहेड। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्लड वेस, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, इसके मेम्ब्रेन से ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में चला गया, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जाने के बाद इट विल डिग्रेड द ECM को डिग्रेड करते हुए ये आगे बढ़ रहा है, तो इट विल गो अहेड, ठीक है। और अब वो कहाँ पे जाने वाला है, अब वो जाने वाला है ब्लड वेसल्स के अंदर। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने क्या क्या स्टेप्स बताया। सबसे पहले तो वो एग्रीगेसिव क्लोन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्लोन बना रहे हैं। क्लोन बनाने के बाद देयर इज अ लूजनिंग ऑफ द सेल, सेल जो है वो लूज कर रहा है। देन इट विल बी हैविंग द इंट्रैक्शन विद द ट्यूमर सेल्स विद द ECM के साथ इंट्रैक्ट हुआ। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ ECM को डिग्रेड करके वो अंदर जा रहा है, इट विल इनोवेडिंग इनसाइड। आफ्टर दैट इट विल बी एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अभी मैं फिर से अगर आपको ये स्टेप एक्सप्लेन करूँ तो फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टमक है, ये मेरा स्टमक है, दिस इज माय ब्लड वेसल्स, ओके। यहाँ पे मेरे कोई भी ट्यूमर सेल्स जो है, ये क्या हुआ, एग्रीगेशन हुआ है या एग्रेशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स हुआ है बाय क्लोनिंग। फर्स्ट स्टेप हो गया एग्रेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स बाय क्लोनिंग। कुछ सेल्स मेरे यहाँ से लूज कर जाएंगे, इट विल लूज, ओके। सो एग्रेशन ऑफ द क्लोन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग लूजनिंग ऑफ द सेल्स, सेकेंड थिंग इज लूजनिंग। अभी ये क्या है, मेरा ये पूरा ECM है, ये बाहर मेरा क्या है, पूरा ECM है। सो इट विल बी इंट्रैक्टिंग, अभी ये जो सेल है इट विल बी इंट्रैक्टिंग विद द ECM। ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया, इंट्रैक्टिंग विद द ECM के अंदर इंट्रैक्ट करने के बाद इट विल बी डिग्रेड द ECM को डिग्रेड करेगा, अंदर और ज़्यादा इन्वर्ट होते चले जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, डिग्रेडेशन ऑफ ECM एंड इट विल बी इनोवेटेड इनसाइड द ECM के इनसाइड होने के बाद फिर ये कहाँ पे जाएंगे, आपके ब्लड वेसल में। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई किसमें, ब्लड वेसल में। ट्यूमर सेल्स की एंट्री हो गई ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल में एंटर करने के बाद इट विल फॉर्म द थ्रोम्बस। थ्रोम्बस कैसे बनाएंगे, अभी पता है ट्यूमर सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा शातिर सेल होते हैं। क्यों शातिर सेल होते हैं? ट्यूमर सेल्स जो है वो क्या है, बाहर के सेल्स, मतलब सर यहाँ पे WBC आएंगे इसको मारने के लिए, तो ये सबसे पहले क्या करता है, ये अपने आसपास RBC की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ऐसे बीच में ट्यूमर सेल्स है, आसपास RBC की प्रोटेक्टिव सेल की लेयर बना लेगा और उसके ऊपर प्लेटलेट्स की एक लेयर बना लेता है। तो ये पूरा के पूरा एक फॉर्म हो गया, थ्रोम्बस फॉर्म हो गया। समझ में आया? फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल के अंदर ये ट्यूमर का सेल है, ये अंदर आया, तो अब ये ट्यूमर के सेल को WBC आके मार देंगे, लेकिन इसको पता है कि WBC मुझे आके मार देंगे, तो ये क्या करता है, ये अपने आसपास RBC की लेयर बना लेगा। तो ये जो मैं सेल बना रहा हूँ ये RBC की लेयर है, तो ये पूरी की पूरी RBC की लेयर इसको कवर कर ली, उसके ऊपर प्लेटलेट्स की लेयर इसको ऐसे कवर कर लेगी। तो इससे क्या हो गया, एक थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, एक ट्यूमर सेल एक थ्रोम्बस बन गया। समझ में आया? दिस इज द सिक्स्थ स्टेप, दैट इज थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, एग्रीगेशन हुआ बाय द क्लोन, देन सेल जो है वो लूज किए, लूज करने के बाद ECM में एंटर हुए, दैट इज इंट्रैक्शन इनटू द ECM। उसके बाद देयर इज अ डिग्रेडेशन, ECM को डिग्रेड करके इट विल बी इन्वेड इनसाइड, उसके बाद एंटरिंग इनटू द ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में एंटर करने के बाद थ्रोम्बस बन गया। थ्रोम्बस कैसे बना, RBC आसपास आके लग गए, प्लेटलेट्स आसपास आके लग गए। अभी एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स फ्रॉम द राइट एनवायरमेंट, अभी जहाँ पे ट्यूमर को लगा, ट्यूमर सेल को, कि ये पर्टिकुलर एनवायरमेंट है जहाँ पे मुझे नरिशमेंट प्रॉपर मिल सकता है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी है, वहाँ पे ये एक्स्ट्रा वेसेशन मतलब क्या, कोई भी चीज़ का बाहर निकलना, ब्लड वेसल से बाहर निकलना, दैट इज एक्स्ट्रा वेसेशन, ओके। तो ये देखो यहाँ पे अंदर आया, अंदर आने के बाद ये ट्यूमर बन गया, ठीक है। अब ये ट्यूमर पास करेगा, ये ट्यूमर नहीं बना, सॉरी, ट्यूमर सेल अंदर आया और ये थ्रोम्बस बन गया, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। अब ये थ्रोम्बस पास करेगा ब्लड वेसल में से, और यहाँ पे राइट इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स्ट्रा वेगेशन ऑफ द
ट्यूमर मतलब थ्रोम्बस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। अब ये जो है थ्रोम्बस पूरा के पूरा ब्लड स्ट्रीम के बाहर, ये ट्यूमर सेल जो है बाहर आ जाएगा। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रावेगेशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स। और फिर यहाँ पे आकर के ये इम्प्लांट हो गया, दैट इज इन द ब्रेन। जो स्टमक का ट्यूमर था वो ब्रेन तक चला गया थ्रू द ब्लड वेसल्स। दिस इज कॉल्ड एज द सार्कोमा ट्यूमर वाला स्प्रेड हिमेटोजीनियस रूट। तो 8 स्टेप कौन से हैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स बाय क्लोनिंग, उसके बाद लूजनिंग, उसके बाद इंटरेक्टिंग विद द ईसीएम, उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ ईसीएम एंड इन्वेड इनसाइड। एक बार अंदर चला गया उसके बाद एंटरिंग इनटू द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में एंटर करने के बाद क्या करेगा ट्यूमर सेल, अपने आसपास आरबीसीज को, प्लेटलेट्स को सराउंड कर देगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। अब ये थ्रोम्बस पास करेगा और राइट इन्वायरमेंट आने पर ये थ्रोम्बस जो है वो इट विल बी एक्स्ट्रावेगेंस, बाहर निकल जाएगा, दैट इज द एक्स्ट्रावेगेशन ऑफ द ट्यूमर सेल। और एक्स्ट्रावेगेशन होने के बाद 8 स्टेप क्या है, इम्प्लांटेशन। समझ में आया? तो ये कैसे, ये पूरे के पूरे आपके क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर इन द राइट एनवायरमेंट, ये 8 फास्ट स्टेप है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे आपके क्या है, स्टेप्स ऑफ हिमेटोजीनियस स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। आई होप कि सारे के सारे स्टेप्स समझ में आए होंगे। आई एम अगेन सेइंग एग्रीगेशन ऑफ सेल ड्यू टू द क्लोनिंग, एग्रीगेशन हुआ, उसके बाद लूजनिंग हुआ। लूजनिंग क्यों होता है, ई सिडरिन। तो ई सिडरिन इज बेसिकली अ ग्लू टाइप स्ट्रक्चर जो कि सेल्स को एक दूसरे से चिपका के रखता है। अगर ई सिडरिन जो है वो लॉस होने लगेगा तो वो जो ग्लू है, ग्लू अगर खत्म होने लगता है तो क्या होता है, पार्टिकल्स निकलने लगते हैं। तो वैसे ही सेल्स जो है वो निकल लेंगे, लूज होने लगेंगे। अब ये सेल्स जो है वो ईसीएम में इंटरेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, लाइमिन, ये सारे के सारे कोलाजन, ये सब चीज़ों से इंटरेक्ट करेंगे। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ पे है, आपके ईसीएम में है। तो इंट्रैक्शन ऑफ द ट्यूमर सेल्स विद द ईसीएम से इंटरेक्ट हो गया, उसके बाद डीग्रेडेशन ऑफ ईसीएम। अभी ईसीएम को इट विल स्टार्ट डिग्रेडेड। तो कोलाजिनेज और जेलेटिनेज ये 2 मेन एंजाइम जो है वो यूज़ होंगे बाय द ट्यूमर सेल्स, ताकि वो कोलाजन को और जेलेटिन को जो ईसीएम में अबेंडेंट पर में प्रेजेंट है उसको डिग्रेड कर सके। वंस इट विल बी डिग्रेड इट विल बी टेक एंट्री इनटू द ब्लड वेसल्स। ओके, अभी एक बार by what factor it will be taking entry in the blood vessel? It is the factor which is called as AMF, that is autocrine mortality factor, AMF। ये फैक्टर के थ्रू जो ट्यूमर सेल है वो ब्लड वेसल में एंटर करेंगे, दैट इज ऑटोक्राइन मोर्टेलिटी फैक्टर। उसके बाद एक बार ब्लड वेसल में आ गया तो आरबीसी से सराउंड कर लेगा अपने आप को, या फिर प्लेटलेट से सराउंड कर लेगा और एक थ्रोम्बस बना देगा, दैट इज अ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब वो थ्रोम्बस पूरा ब्लड वेसल में पास करेगा, जहाँ पे उसको राइट इन्वायरमेंट दिखा वहाँ पे वो बाहर निकल जाएगा, दैट इज एक्स्ट्रावेगेशन ऑफ द ट्यूमर सेल। और जहाँ से वो बाहर निकला है वहाँ पे वो सेकेंडरी ट्यूमर फॉर्म करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरा स्टमक का ट्यूमर ब्रेन में हो रहा है। समझ में आया? तो ये 8 के 8 स्टेप आपको याद रखने हैं। दिस इज द हिमेटोजीनियस स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर्स। ओके, अभी उसके अलावा एक अभी आगे आता है जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ द न्यूप्लाज्म, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ न्यूप्लाज्म। ये क्या है और इसके आगे जितने भी टॉपिक्स हैं अभी हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया है चीज़ें तो लेट मी नो कि समझ में आया है। अगर कोई डाउट है सो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, सो गो इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क द डाउट। अगर टीचिंग समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा सा पैटर्न बदल लेंगे अगर ये नोट्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भी बता देना, शायद टेलीग्राम का एक अलग से चैनल बनाने वाला हूँ मैं जिसके ऊपर ये सारे नोट्स अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाइए एंड एवरीथिंग विल बी sort for you. Okay, so that's all for today. Thank you so much. Meet you soon. Bye bye.